नमस्कार, मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। देश भर में दीपावली के त्योहार की धूम है। जहां लोग एक तरफ त्योहार के लिए खरीदारी करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दिवाली का त्योहार नया निवेश शुरू करने के लिए भी शुभ माना जाता है। इसलिए अगर आप भी निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है। इसलिए हम आपको बताएंगे कि इस दिवाली से अगले दिवाली तक और आने वाले कई दिवाली तक कहां और कैसे बनेगा पैसा। और इसमें आपकी मदद कराने के लिए हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं। उनका परिचय करा देते हैं। फुल सर्कल फाइनेंशियल प्लानर्स के फाउंडर कल्पेश आशर और क्रेडेंस वेल्थ के सीईओ कीर्तन शाह हमारे साथ हैं। कल्पेश और कीर्तन दोनों का बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। और आप दोनों को भी दीपावली के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं। और बहुत ही शुभ और पावन अवसर दीपावली का माना जाता है, जब एक नए निवेश की शुरुआत करते हैं। और हम तो यही चाह रहे हैं कि हर दीपावली पर लोगों का पैसा बने। जरा समझते हैं कि इस दीपावली पर क्या खास है। कीर्तन, जरा बताइए इस दीपावली खास क्या है, क्योंकि हमने जो माइलस्टोन्स इस बार छुए हैं, चाहे वो बाजार की बात हो जाए, चाहे वो गोल्ड की बात हो जाए, क्या कुछ हमने इस साल नहीं देखा है। पिछली दिवाली से इस दिवाली तक कैसा रहा ये एक साल? स्वाति जी, सबसे पहले तो सब व्यूअर्स को फेस्टिविटी की ग्रीटिंग्स। आई थिंक पिछला एक साल बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि टिपिकली आप तीनों एसेट क्लास जो ट्रेड होते हैं उसको एक डायरेक्शन में चलते हुए जनरली नहीं देखेंगे। पर आप पिछला एक साल देखिए, फिक्स्ड इनकम ने, गोल्ड ने और इक्विटी ने, तीनों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप इक्विटी की बात करें तो पिछले एक साल में BSE 100 ने तकरीबन 30% का रिटर्न दे दिया है, गोल्ड ने तकरीबन 30% का रिटर्न दिया है। और आप अगर फिक्स्ड इनकम भी देखें तो शॉर्ट टर्म डेट फंड्स ने तकरीबन 8.5% और लॉन्ग टर्म ने 12-12.5% का रिटर्न दिया है। बहुत नॉर्मल नहीं है कि तीनों एसेट क्लास एक डायरेक्शन में चलते, पर लास्ट ईयर बड़ा अच्छा था। आई थिंक इक्विटी इसलिए ऊपर गया क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की सेलिंग बहुत कम थी वर्सेस DII की बाइंग। अगर आपको एक छोटा सा फिगर दे दूँ, आप अगर कैलेंडर ईयर देखें जैन टू सितंबर, अक्टूबर की बात नहीं कर रहा हूँ, जैन टू सितंबर, तो तकरीबन 1,20,000 करोड़ की सेलिंग थी FII से, और 1 लाख करोड़ के ऊपर की सेलिंग सिर्फ अक्टूबर महीने में आ गई है। पर अगर आप इसके सामने DIIs की बाइंग देखें, तकरीबन 4.5 लाख करोड़ रुपए की बाइंग थी इक्विटी में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि DIYs, रिटेल इन्वेस्टर ने एक्चुअली एक पूरे साल में मार्केट को जो तेज़ी मिली है उसमें बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। और फिक्स्ड इनकम में मुझे ऐसा लग रहा है दो रीज़न से जिसकी वजह से फिक्स्ड इनकम ने बड़ा अच्छा किया है। एक्सपेक्टेशन थी कि रेट कट्स आएंगे, जिसकी वजह से यील्ड्स सॉफ्ट हो गई। बहुत सारे ये ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस में इंडिया ऐड हो गया, जिसकी वजह से यील्ड सॉफ्ट हुई। इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि फिक्स्ड इनकम ने भी जो आपको रिटर्न दिए वो इन दो कारणों की वजह से दिए। और गोल्ड, जैसे हम जानते हैं, एक तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है ग्लोबली, US इलेक्शन, वॉर्स चल रहे हैं, और इंटरेस्ट रेट गिरने की एक्सपेक्टेशन भी गोल्ड के लिए बड़ी अच्छी होती है। तो आई थिंक माहौल ऐसा बना हुआ था जहां तीनों एसेट क्लासेस को कुछ ना कुछ मिल गया परफॉर्म करने के लिए। पर लास्ट एक साल बड़ा अच्छा था तीनों एसेट क्लास के लिए। बिल्कुल। कल्पेश, ये बात बताइए, हमने तो ये समझ लिया कि कैसा रहा एक साल तमाम एसेट क्लास के लिए, लेकिन हम हमेशा आप तमाम एक्सपर्ट्स के ज़रिए जो इन्वेस्टर अवेयरनेस शोज़ करते आ रहे हैं उसके ज़रिए हम इन्वेस्टर्स को बताते हैं कि सही तरीका पैसा लगाने का क्या है, क्या सही स्ट्रैटेजी हो। पिछले एक साल में आपकी नज़र में किन लोगों का पैसा बना होगा? क्योंकि इंपॉर्टेंट है जानना कि किन लोगों ने ऐसा स्मार्ट निवेश किया कि बाजार के उथल पुथल में भी वो एकदम डटे रहे और टिके रहे। तो कौन से ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे, उन्होंने कौन से ऐसे स्टेप्स उठाए होंगे जिनका पैसा बना होगा? सबसे पहले स्वाति जी, आपको और जी बिज़नेस के सारे दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। अब ये जो आपने प्रश्न पूछा है, आई थिंक एक स्टैंडर्ड इसका आंसर अगर देना है तो यही कह सकते हैं एक फाइनेंशियल प्लानर होने के नाते कि जिन निवेशकों ने एक डिसिप्लिन मेंटेन किया है अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ, एक असेट एलोकेशन का पाथ अपनाया है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि जिन्होंने अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ अपना पैसा चैनलाइज किया है, उनका पैसा बहुत अच्छी तरह से बना है और वो एक अच्छी रात की नींद सो सकते हैं। लेकिन जैसे कीर्तन ने बताया कि एक बहुत ही अनयूजुअल सा एक माहौल है
पिछले साल में हमने देखा, लेकिन पॉजिटिव अनयूजुअल सा माहौल देखा गया है, वो ये है कि सारे असेट्स क्लास चल रहे थे। तो इक्विटी ने तो बहुत बहुत बेहतर रिटर्न्स दिए, और इक्विटी ऑलवेज एक फेवर्ड असेट क्लास रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो अट्रैक्शन रहता है, जो वहाँ पे रोचकता रहती है, वॉलेटिलिटी रहती है, तो लोगों को उसमें आकर्षता ज़्यादा रहती है, स्वाभाविक सी बात है। और ना कि सिर्फ स्टॉक्स में जिन्होंने पैसा लगाया, क्योंकि सारा एक बुलिश सा माहौल था, स्टॉक्स में भी अच्छे पैसे बने, और जहाँ पे लोगों ने एक रिस्क लेते हुए मिड और स्मॉल कैप्स में अपना निवेश किया, बतौर उनको तो आई थिंक 50-60% का एक रिटर्न्स मिला। लेकिन जो सेफ निवेशक भी हैं, जिन्होंने सिर्फ ब्लू चिप्स में इन्वेस्ट किया, उनको भी अच्छा खासा 20 और 30% के बीच में रिटर्न्स मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि जो एक मेडल मिलना चाहिए या एक शाबाशी के हकदार है, वो है म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स, जिन्होंने DII जो हम कहते हैं जिसे, उन्होंने अपना पूरा मोर्चा संभाला है। उन्होंने अपना जैसे FIIs की सेलिंग के सामने हर बार एक मंथली डिसिप्लिन रखते हुए इन्होंने अपना पैसा जारी रखा है, जारी रख रहे हैं, और बहुत ही बड़ी उम्मीद है कि जारी रखेंगे। तो उनका पैसा बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो हुआ है और एक शिस्त पैटर्न से ग्रो हुआ है। तो विनर्स तो सभी हैं, लेकिन इसमें कैटेगराइजेशन करना बहुत आवश्यक है कि जो म्यूचुअल फंड के डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स हैं, उनका पैसा अब भी बनेगा। एक भगवान ना करे लेकिन बेरिश माहौल भी आ जाए तो उनकी SIPs जारी रहेंगी, और स्वाभाविक जब बुलिश फेस होगा तो एवरेजिंग की वजह से उनके रिटर्न्स अच्छे होंगे। जो डायरेक्ट स्टॉक्स लेते हैं ना स्वाति जी, उनको एक डिसएडवांटेज होता है कि उनको मार्केट में आने की और जाने की दोनों जल्दी रहती है। तो आने की इस वजह से जल्दी रहती है कि उनको एक फोमो इफेक्ट होता है कि सब कमा रहे हैं तो हम क्यों ना कमाएं, और जाने की इस वजह से जल्दी रहती है, थोड़ा प्रॉफिट देखा तो वो लोग बाहर निकल आते हैं। तो ऑलवेज डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू पे रिच डिविडेंड्स। एब्सोल्युटली डिसिप्लिन, मतलब जो निवेशक डिसिप्लिन रहा होगा उसने इस एक साल में बहुत पैसा कमाया होगा। अब पिछला एक साल तो हमने समझ लिया, पर आगे क्या हो सकता है इस दिवाली से अगले दिवाली और आने वाली कई दिवाली तक, कैसा एक हम समझे आने वाला दृश्य रह सकता है इक्विटी के लिहाज से? समझे सबसे पहले कीर्तन, आपकी नज़र में कैसा रहेगा साल? अभी कहाँ पर निवेश के मौके आपको लग रहा है बन पा रहे हैं? आई थिंक स्वाति जी, सबसे पहले ये क्वेश्चन आंसर करूँ उसके पहले दो चीज़ों का ध्यान मुझे ऐसा लग रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली रखना चाहिए। पिछले एक साल में या पिछले 3 सालों में जो रिटर्न्स दिए इक्विटी मार्केट्स ने, ये एब नॉर्मल है। इसे आप एक्सपेक्टेशन बनाकर आगे इतना ही रिटर्न मिलेगा उस नज़रिए से निवेश मत कीजिए, क्योंकि शायद वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होगी। दूसरा, हमने देखा कि जितने भी इन्वेस्टर्स पिछले 3 या 4 सालों में आए, उन्होंने डिप्स देखी नहीं है। तो होता ये है कि 1 या 2% डिप पे ही वो पूरा पैसा निवेश कर देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये समय ऐसा है जहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टैगर करके आपके पैसे को निवेश करना है ओवर 3-6 मंथ्स, और पूरा पैसा एक साथ नहीं डालना है। ये कहने के बाद अब टू आंसर योर क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप वैल्यूएशंस देखें स्वाति जी, तो 5 साल का अगर आप लार्ज कैप का वैल्यूएशन देखें और आज का वैल्यूएशन देखें, तो लार्ज कैप्स आज भी अपने 5 साल के एवरेज से कम वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि लार्ज कैप्स में आज भी वैल्यू है। पर अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप को देखें, मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों अपने लॉन्ग टर्म एवरेज वैल्यूएशन से काफ़ी महंगे ट्रेड कर रहे हैं। तो आप अगर इक्विटी में निवेश करना चाहते हो तो 3 से 5 साल के व्यू से आए, पैसे को स्टैगर करके इन्वेस्ट करें, एक साथ मत करें। और अगर आपको लमसम पैसा लगाना है तो लार्ज कैप एक अच्छा स्पेस है आज वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से वर्सेस मिड एंड स्मॉल। वैल्यूएशंस आपने कहा कि काफ़ी ज़्यादा जो हमने मिड और स्मॉल कैप पे देखा वो हाई है, उसके कंपैरिजन में लार्ज कैप इज स्टिल इन अ गुड टेरिटरी। मुझे एक बात बताइए, कल्पेश आपसे समझना चाहते हैं, इक्विटी की जब यहाँ पर बात हो रही है तो डेफिनेटली एक वॉलेटिलिटी का माहौल हमने पिछले कुछ समय में देखा है। जस्ट बिफोर दिवाली एक बार तो एक बिल्कुल यूफोरिक माहौल था, उसके बाद बाजार में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल शुरू हुई। अभी थोड़ा स्टेबिलिटी ज़रूर है, पर यू नेवर नो, क्योंकि फैक्टर्स बहुत सारे हैं जो कि बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। अभी एट दिस मोमेंट आपको क्या लग रहा है कि इन्वेस्टर को इक्विटी में स्पेशली किन कैटेगरीज की तरफ देखना चाहिए? ये वॉलेटिलिटी की जो आपने बात की ना स्वाति, ये बहुत आई थिंक
प्रोमिनेंट है और आने वाले समय में आई थिंक ये वॉलेटिलिटी जारी रह सकती है क्योंकि बहुत सारे कारण हैं। एक तो हम देख रहे हैं कि ग्लोबल जो एक सिचुएशन बनती आ रही है कि यूएस के इलेक्शंस बहुत ही नज़दीक है, उनका परिणाम जो आएगा उसका बहुत बड़ा एक प्रभाव होता है ग्लोबल इकोनॉमी पे। दूसरी बात है कि चाइना जो एक दूसरा जायंट है ग्लोबल इकोनॉमी में, कि जैसे आपने बताया कि इंडिया की इकोनॉमी यूफोरिया पे थी, तो थोड़े समय पहले चाइना की इकोनॉमी बिल्कुल डाउन थी और चाइना की इकोनॉमी ने ऐसे, चाइना बीइंग चाइना, उन्होंने ऐसे सारे स्टेप्स लिए कि उनकी इकोनॉमी और उनकी मार्केट्स को उन्होंने इमीडिएटली एक बूस्टर डोज दे के खड़ा कर दिया और सारा जो एक अट्रैक्शन फॉरेन इन्वेस्टर्स का था वो चाइना की ओर जाने लग गया। तो चाइना के साथ हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि उतनी एम्बिग्विटी रहती है उनको समझने में कि अभी जो फ्लोज FIIs निकाल रहे हैं चाइना की ओर डाल रहे हैं वो कितना और आगे बढ़ सकता है। और तीसरा जो कारण है वो जियोपॉलिटिकल है, जो वॉर की सिचुएशन हम देख रहे हैं मिडल ईस्ट में, वो और कितना खींचेगी किसी को पता नहीं है उस बारे में। तो इन सारे फैक्टर्स को लेके अगर हम चलते हैं तो जैसे कीर्तन ने समझाया कि एक स्टैगर्ड अप्रोच लेना ज़रूरी है और बिकॉज ऑफ अनसर्टनिटी, जो अनिश्चितता है उसकी वजह से फिक्स्ड इनकम और गोल्ड काफ़ी प्रोमिनेंस में आ जाते हैं। तो मैं तो अगर इक्विटी की आप बात करें तो उसमें सबसे अच्छा जो एक कैटेगरी इन तीनों चीज़ों को जो संभाल सकती है वो है एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड या तो सिर्फ एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, तो जिसमें लार्ज कैप्स का भी अच्छा खासा एक इंक्लूजन होता है, आपको फिक्स्ड इनकम का भी एक हिस्सा मिलता है और अगर आपको गोल्ड का भी एक फ्लेवर चाहिए तो वो भी आपको मिल जाता है। तो फिलहाल जब तक चीज़ें स्टेबलाइज ना हो, लार्ज कैप्स का आपको एक एक्सपोजर चाहिए, जैसे कीर्तन ने समझाया कि लार्ज कैप्स के वैल्यूएशंस अभी काफ़ी फेवरेबल हैं, तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स लुक प्रिटी गुड। और उसके विपरीत अगर सिचुएशन मान लीजिए और थोड़ी बिगड़ी तो प्रभाव मिड और स्मॉल कैप में आ सकता है, तो वहाँ पे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका लॉन्ग टर्म का कोई इंटेंशन या गोल है या इन्वेस्टमेंट होराइजन है। इनफैक्ट थोड़ा सा एक्सपोजर अगर और वैल्यूएशंस खराब हुई तो मिड एंड स्मॉल कैप में आप अपना मिड एंड स्मॉल कैप का भी पोर्टफोलियो फिर से रीबिल्ड कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको टाइम होराइजन उसके लिए 5 साल तक का लंबा रखना पड़ेगा, तब जाके आपको जो लॉन्ग टर्म का मिड कैप स्मॉल कैप का जो एक क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस बूस्टर वो आपको मिल सकता है। तो बिटवीन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स एंड लिटिल बिट ऑफ मिड एंड स्मॉल कैप आप एक संतुलित एलोकेशन ले सकते हैं। ओके, बैलेंस एडवांटेज फंड एंड मिड एंड स्मॉल कैप, ये कैटेगरीज है जो कि अभी आपको रखनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। कुछ और चर्चा करेंगे, डेट में भी निवेश के कई मौके आने वाले हैं, सोने में निवेश के मौके आप कैसे इसको ग्रैब करें, इस अपॉर्चुनिटी को, इस पर चर्चा बनेगी, कहाँ बनेगा पैसा, इस पर चल रही है हमारी चर्चा, बने रहिए हमारे साथ। दिवाली से दिवाली कहां बनेगा पैसा, इस पर चल रही है खास चर्चा। कीर्तन शाह और कल्पेश आशर से हम बातचीत कर रहे हैं। कीर्तन, डेट में कई मौके अब हम देख पा रहे हैं कि बनेंगे, डेट में जरा बताइए कौन सी फेवरेट कैटेगरीज हो सकती है जहां पर निवेशक पैसा लगाएं? स्वाति जी, डेट बड़ा इंटरेस्टिंग स्पेस है अगले 18 से 20 महीनों के लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट कैलेंडर ईयर से थोड़े से रेट कट्स आना RBI से स्टार्ट हो जाएंगे, जो फिक्स्ड इनकम के लिए बड़ी एक अच्छी प्रोपोजिशन है। दो चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है डेट के फेवर में जा रही है और एक रिस्क हो सकता है। सबसे पहला जो फेवर में जाता है, ऐसा लग रहा है कि रेट कट्स होंगे जो फेवरेबल है। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉन्ड इंडेक्स में जो इंक्लूजन हो रहा है इंडिया का, इसकी वजह से भी यील्ड्स कमज़ोर होगी, जो भी एक पॉजिटिव है बॉन्ड फंड्स के लिए। एक छोटा सा नेगेटिव मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि मान लीजिए अगर इकोनॉमी पिकअप नहीं होती जिस तरीके से हम एनविसाज कर रहे हैं, तो शायद गवर्नमेंट ज़्यादा मार्केट से बोरो करना चाहे, जो फिक्स्ड इनकम के लिए नेगेटिव है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उतना बड़ा नेगेटिव नहीं है जितने दूसरे दो पॉजिटिव है। तो फिक्स्ड इनकम में अगर आपके पास 18 से 20 महीने का इन्वेस्टमेंट व्यू है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मीडियम ड्यूरेशन फंड्स और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स जैसी कैटेगरी में निवेश करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही रेट कट्स होंगे या यील्ड्स गिरेंगी,
जिन रीजंस की हमने बात की उसकी वजह से, तो ना सिर्फ आपको यील्ड मिलेगी पर उसके ऊपर कैपिटल गेन्स भी मिल सकता है। तो डबल डिजिट रिटर्न्स भी आप बना सकते हो फिक्स्ड इनकम में, अगर 18 से 20 महीने का व्यू है तो। ओके, तो ये रहे कुछ डेट में आने वाले समय में निवेश के विकल्प। कल्पेश, आपकी नज़र में डेट पे कहाँ पर रहनी चाहिए अभी नज़र? कुछ आपकी राय में ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर निवेशक पैसा बना सकते हैं? डेट में आई थिंक फिक्स्ड इनकम की जो हम बात करते हैं और स्पेशली म्यूचुअल फंड्स में, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे। एक रिटेल इन्वेस्टर जो है वो अपना फिक्स्ड इनकम का पोर्टफोलियो संभाल सकता है। और जैसे अभी कीर्तन ने समझाया कि जो माहौल बन रहा है उसमें जाहिर सी बात है कि ऑलवेज़ इंटरेस्ट रेट कट्स जब भी होते हैं तो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है कि बॉन्ड के यील्ड्स बढ़ते हैं, और वो बिल्कुल एक डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी लग रही है। कब होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि इस उम्मीद पे पिछले एक साल में एवरेज 10 से 12% का फिक्स इनकम में हमने ऑलरेडी आ चुका है। और आगे चल के अगर ये जो एक पॉसिबिलिटी है वो वास्तविकता में अगर कन्वर्ट होती है तो जाहिर सी बात है जहाँ पे ड्यूरेशन थोड़ा लंबा होगा उन डेट फंड्स को फ़ायदा होना लाजमी है। तो आप अगर एक मीडियम टर्म या फिर ये लॉन्ग टर्म के जो बॉन्ड फंड्स हैं उनको आप अपने पोर्टफोलियो में पूरा नहीं, लेकिन आई थिंक मान लीजिए 25 से 30% का एक एलोकेशन दे सकते हैं। दूसरा जो एक फैक्टर है कि मान लीजिए कोई कारणवश ये पैन आउट नहीं हो रहा है तो फिर भी आपको एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जो बहुत ही अच्छा एक कैटेगरी है, तो उसमें भी 80% जितना आपका ट्रिपल ए में निवेश रहता है तो उसमें भी आप अपना एक्सपोजर ले सकते हैं, जिनकी ड्यूरेशन तकरीबन 2 या 3 साल तक होती है। तो हुआ तो आपका लॉन्ग एंड मीडियम टर्म आपको फ़ायदा करा सकता है, नहीं भी हुआ तो आप सिक्योर रहना चाहते हैं तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में आपका एलोकेशन वही 25 या 30% रह सकता है, और बाकी का जो 25 to 30% आपका फिक्स्ड इनकम का पोर्टफोलियो है वो कभी भी कोई भी मार्केट हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन आपका शॉर्ट ड्यूरेशन में होना ज़रूरी है। लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड्स उसमें होना ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए या तो कंटिजेंसी फंड के लिए काम आ सकती है। तो इस तरह से आप फिक्स्ड इनकम का एक पूरा बुके बना सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ओके, तो अगर हम दोनों एक्सपर्ट्स की राय समझे तो एक फ्लेक्सी कैप हो गया, लिटिल टूवर्ड्स मिड और स्मॉल कैप का एक्सपोजर आप ले सकते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड है जिसमें हाइब्रिड का आपको अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा। आप डेट की तरफ जाना चाहते हैं तो आपके लिए लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन डेट फंड्स हैं, क्योंकि लॉन्गर टर्म में 18 से 20 महीने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में भी आप डेट में निवेश कर सकते हैं आने वाले समय में, जो कि एक अच्छा मौका आपके लिए विद इन डेट और इक्विटी आपके लिए निकल कर सामने आ रहा है। एज यूजुअल गोल्ड तो है ही, हम जो जिसकी हमेशा बात करते आए हैं। वेरी क्विकली कीर्तन, गोल्ड में अभी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गया, गोल्ड ETF ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अगेन ऑफ कोर्स गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हैं, यहाँ पर पसंद आपकी क्या रहेगी? मुझे ऐसा लग रहा है कोई नया SGB शायद अब इशू होगा नहीं। तो ऑप्शंस हमारे पास बचता है फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड ETFs। मेरी सबसे पहली प्रेफरेंस होगी गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड ETF। देखिए, अगर दोनों में एक में 12 महीने का लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का टैक्स एडवांटेज है और दूसरे में 24, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड में लोग शायद 10-12 महीने के लिए निवेश नहीं करते, तो टैक्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड ले लें या गोल्ड ETF ले लें। वो सबसे पहला ऑप्शन है, क्योंकि आप अगर फिज़िकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड की बात करें तो इन दोनों में सबसे पहले तो स्प्रेड्स होते हैं। तो मान लीजिए 100 रुपये का एक्चुअल भाव है तो आपको 102 रुपये में मिलेगा, और 100 रुपये का भाव है और आप बेचने जाते हो तो 98 वापस मिलता है। वो एक पहला लॉस है। और दूसरा लॉस 3% आपको GST भरना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड ETF सबसे बेहतरीन ऑप्शन है अगर गोल्ड में निवेश करने का कोई भी इन्वेस्टर सोच रहा है। ओके, और आखिर में कल्पेश, क्योंकि दिवाली के टाइम पर हम यूजुअली घरों की सफाई करते हैं, जो पुरानी पड़ी चीज़ें हैं उससे छुटकारा पाते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, चाहते हैं कि चलिए वो चली जाए। पोर्टफोलियो में भी तो ज़रूरत है पोर्टफोलियो की सफाई की, तो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स रहे किसी के पोर्टफोलियो की सफाई के लिए वो क्या रहे इस सीज़न? बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्वाति इसके लिए। और आई थिंक सबसे सिंपल बात है जो मैं हर बार अपने इन्वेस्टर्स को कहता हूं और सबको कहता हूं कि जो आपका पोर्टफोलियो है
वो बिल्कुल सरल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, क्योंकि सरलता में ही सफलता होती है। और ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो को क्लटर ना कीजिए। कोई भी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हम अगर ले लें, कितनी भी साइज़ आपका अमाउंट हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 स्कीम या इवन 6 से 8 स्कीम भी अगर हो तो वो बहुत परिपूर्ण है और सब कुछ मार्केट कैटेगरी को कवर करता है। मान लीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में एक इंडेक्स फंड हो गया, एक लार्ज कैप फंड हो गया, एक फ्लेक्सी कैप हो गया, एक मिड और स्मॉल हो गया, तो वो हो गए आपके इक्विटी का पूरा बास्केट। आपके पास एक डेट फंड भी अगर एक्स्ट्रा है, आपको कंटिजेंसी के लिए रखना है, तो वो भी ओके है। उसके बाद आपको अगर डाइवर्सिफाई करना है तो एक गोल्ड फंड हो सकता है। एंड अगर आपको फ्लेवर ऑफ द सीज़न है या आपको लगता है कि आपको इसका पूरा रिसर्च पता है, तो एक सेक्टोरल फंड। तो वो सब मिला के 8 फंड आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। उससे ज़्यादा आई थिंक जो है वो कचरा ही होता है, और दिवाली में हम कचरे की सफाई करते हैं। तो एक आपका पोर्टफोलियो किसी एडवाइसर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास से रीचेक करवा लीजिए, और जैसे हम क्लीनिंग करते हैं वहाँ पे डीक्लटर करके एक बहुत ही एफिशिएंट, सिंपल और स्वीट पोर्टफोलियो बना के अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ आप अपने कदम बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, तो सिर्फ घर की सफाई मत कीजिए, पोर्टफोलियो की भी सफाई कीजिए। पोर्टफोलियो पर भी एक नज़र डालिए दिवाली से पहले, देखिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती किसी चीज़ को मत हटाइए। अपने गोल से जोड़कर ही कोई फैसला लीजिए, और कैसे कहाँ पर बनेगा पैसा, कौन सी कैटेगरीज में आप निवेश के मौके तलाश सकते हैं, इक्विटी, डेट या गोल्ड में, ये हमने समझा दोनों एक्सपर्ट से। बहुत धन्यवाद कल्पेश और कीर्तन, आप दोनों का हमारे साथ इस बेहद ही खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक बार फिर से दीपावली के इस पर्व की बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं, और निवेशकों के लिए भी यही शुभकामनाएं करते हैं कि ये त्यौहार आपके लिए सुख समृद्धि लेकर आए। धन्यवाद फिलहाल इस कार्यक्रम को देखने के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।